बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूज़र मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग और साथ साथ गुड मॉर्निंग कहते हुए दिल भी अफसरदा हो गया है, इसलिए क्योंकि इंतहाई अफसोसनाक हादसा एक पेश आया खुशदार के करीब गुज़िश्ता रात, और बस जब खाई में जा गिरी है 18 मुसाफिर जान की बाजी हार गए हैं। तो मतलब फिर बंदा यही कह सकता है कि क्या करें, हर दूसरे दिन इस तरह से हादसा होते हैं और फिर एहतियात नहीं की जाती। बिल्कुल एहतियात नहीं की जाती है और कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। दर्जनों अफराद उसमें ज़ख्मी भी हैं जिनको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता लगेगा कि ड्राइवर की गलती थी या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये हादसा पेश हुआ। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या और ताज़ियत उन तमाम लोगों की घर वालों से जो इस दुनिया से चले गए, और इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या रात भर जो है वो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहा, लोगों को बाहर निकाला जाता रहा और तिब्बी इमदाद फराहम की जाती और अभी भी कुछ ज़ख्मी हैं जिनकी भी तिब्बी इमदाद जारी है अस्पतालों में, वो उनका इलाज भी जारी है। और इन्वेस्टिगेशन का जिक्र आपने किया, इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है इस तरह के केसेस की, क्योंकि अभी कुछ चंद दिन पहले भी इसी तरह से हुआ, एक हादसा हुआ, तेज़ रफ्तारी के बायस मुतादिद जाने चली गई। नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत से ऐसे हादसा होते हैं, मोटरवेज़ पर, नेशनल हाईवेज़ पर ऐसे हादसा होते हैं। तो एक चीज़ जो कि रोड सेफ्टी के लिए बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप अपनी स्पीड को लिमिट में ही कर लेंगे ना, तो बहुत से हादसा से इंसान जो है बच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी के साथ आज के दिन की मुनासिबत से बात कर लेते हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपना सेकेंड लास्ट बजट पेश करने जा रही है। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट तो सामने आ गई, लेकिन अब आगे आए जो बिल पेश किया जाएगा, जो आज बजट पेश किया जाएगा बेसिकली, उसमें आवाम को रिलीफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा प्रोग्राम खास तौर पर हम ये जरूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, तो इससे पहले हम नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर, और टॉप स्टोरीज क्या हैं ताकि आज के दिन के हवाले से इंपॉर्टेंट डेज। सबसे पहले जी, पीटीआई हुकूमत 8,400 अरब रुपए का बजट पेश करेगी। बजट में टैक्स वसूली का हदफ 5,800 अरब रुपए से जायद रखा गया है। इसके अलावा इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रवा माली साल 2020-21 की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा, ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर तक पहुँच गए। इस पर बात करेंगे इसमें कितनी हकीकत है, और ये भी बात करेंगे कि अब जो है वो बजट जब पेश किया जाएगा तो उसमें क्या सूरत हाल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 बरस ऑटो सेक्टर पर भी बहुत भारी गुजरे हैं। हुकूमती मौशी पॉलिसियों के बायस गाड़ियों की दरामदात में 77% कमी आई, और इस पर आज भी बात करेंगे। इसके अलावा आज प्रोग्राम का हमारा एजेंडा रहेगा हुकूमतों का टैक्सों की छूट फार्मूला मुल्की खजाने पर भारी होता है। रवा माली साल कौमी खजाने को 1,314 अरब का नुकसान। इस साल FBR टैक्स अहदाफ कैसे पूरा करेगा। हुकूमत ने अपोजिशन के शोर शराबे में इंतखाबी इस्लाहात समेत कई बिल्स पास करा लिए हैं। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी। और इसके अलावा PSL का जिक्र करेंगे जी। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को हरा दिया और दूसरी फतेह समेट ली, जबकि लाहौर के रंडर्स ने भी पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबिल मैच होगा रात 9 बजे। तो ये थी टॉप स्टोरीज, और सबसे पहले जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बजट ही है। लेकिन बजट से पहले जो कल असेंबली में हुआ वो भी खासा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे लगा कि बजट की पास कराने की रिहर्सल की गई कल असेंबली में, जब 21 बिल शोर शराबा था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शोर शराबा हो जाए, उस दौरान हुआ क्या, 21 बिल पास कराए कल गवर्नमेंट ने, जो कि रिकॉर्ड है। आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक ही दिन में आप बिल प्रेजेंट करते गए और तमाम पास करवा लिए। अच्छा, ना उस पर बहस हुई ना बात की गई, बस शोर शराबा मचा रहा। ऑपोजिशन के अरकान ब्लैक लॉज, ब्लैक डे के बैनर उठाए एहतजाज करते रहे। इंतखाबी इस्लाहात हों या दीगर बिल हों जो पास किए गए, दोनों बिल जो स्पीकर के ऐवान ने कार्रवाई जारी रखी और फिर दोनों बिल जो है वो कसरत राय से मंजूर हो गए। उसके बाद फिर एक के बाद एक बिल आता रहा और वो ऐसे जैसे लगा कि मंजूर होता गया। वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बात हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिक्र हो, या कुलभूषण यादव के हवाले से हो, तो ये कल प्रैक्टिस ही हुई है। मंडी लग रही थी। बजट पास करवाने की प्रैक्टिस की है गवर्नमेंट ने कि जब बजट पास करवाने का दिन आएगा तो तब क्या होगा, तब यही होगा कि सिर्फ शोर शराबा होगा, और जो बजट पास कराने का तरीकाकार है वो भी इसी तरह होता है कि आपने वोटिंग करनी होती है। जो बजट पेश किया जा रहा है, शौकत तरीन साहब की हैंड्स फ्री जो है ना वो जरा स्ट्रॉन्ग है कि वो बोलते जाएं, बस बजट पेश करते जाएं, उनको कानों पड़ी आवाज वाकई में सुनाई ना दे, और वो इसी तरह से होगा। आप देखिएगा जी, बजट प्रेजेंट भी होगा, फिर बजट पास भी होगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बजट आज प्रेजेंट किया जाना है
उसमें क्या रखा जाता है आवाम के लिए रिलीफ, क्योंकि इससे पहले क्योंकि बजट पर हम बात करें कि क्या एक्सपेक्टेड है। कल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो जारी की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए होती है क्योंकि आपको पूरे साल का कंपैरिजन मिल जाता है और उससे पहले क्या करते रहे और लास्ट ईयर में आपने क्या किया। लास्ट ईयर में जो गवर्नमेंट ने कल क्लेम किया, उन्होंने जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें की, उसमें जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लगी कि कुछ स्टेबिलिटी ज़रूर आ चुकी है गवर्नमेंट के अंदर। बिल्कुल, स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस में आ चुकी है। उनकी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने ये कल कहा कि तरसीज़ात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, मतलब रिकॉर्ड कायम हो गया। इसको तो हम सब मान रहे हैं और देख भी रहे हैं। ओवर द ईयर एवरी मंथ जो है वो उसमें इजाफा हो रहा था। ज़र मुबादला के ज़खायर उन्होंने कहा कि 16 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। और कल उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की वजह से शदीद बहरान पैदा हुआ था और फिर उन्होंने कंपैरिजन भी किया इस रीजन की डिफरेंट कंट्रीज के साथ, और हुकूमत की कोरोना के असरात पर काबू पाने के लिए जो मौसर इकदाम थे उसको पूरी दुनिया ने सराहा और वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी जो थी वो कामयाब रही और डेफिनेटली वो रही भी कि हमने कोविड को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मईशत पर असरात काबू करने के ठोस और मुनज़्ज़म इकदाम किए गए हैं और फरवरी मार्च से कोरोना की दोबारा सूरत अबतर हुई थी लेकिन वो भी बर्बक इकदाम से कंट्रोल हो गई। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि उन्होंने कल जिक्र किया है क्योंकि ये बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे लोगों के बेरोज़गारी के हवाले से, उन्होंने कहा कि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 2 करोड़ अफराद जो थे वो बेरोज़गार हो गए थे, लेकिन अब मौशी सरगर्मियाँ बहाल हुई हैं और इसके नतीजे में बहुत बेहतरी आई है और अब जो है 5.3 करोड़ अफराद को रोज़गार मिला है और जो अब 2 करोड़ थे उनमें से 2.25 करोड़ अफराद को अब रोज़गार मिल चुका है वापस, जिसके बाद बेरोज़गार के अफराद की तादाद जो है वो कम हो गई है। यानी कि पिछले साल उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ने जॉब्स इंट्रोड्यूस की हैं, लोगों को नौकरियाँ मिली हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि ज़राअत, सनत, SMEs और जितने बड़े सनती शोबे हैं यानी कि छोटे भी और बड़े भी, उनके लिए इकदाम हुए हैं। लार्ज स्केल 9 और ज़राअत में 2% इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़र 26 अरब डॉलर से बढ़ गई हैं और जो 29 अरब तक जाएंगी। और साथ ही साथ उन्होंने FBR टैक्स कलेक्शन का हदफ भी जिक्र किया कि उसका हदफ 5.8 ट्रिलियन रखा है। उन्होंने कहा कि चीनी गंदम की दरामद, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से करंट खसारे पर असरात मुरतब हुए थे, जबकि बरामदाद और तरसीलात से अच्छे असरात मुरतब हुए, यानी कि वो बैलेंस आउट हो गया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आलमी सतह पर गंदम, चीनी, दालें महंगी हुई लेकिन पाकिस्तान में भी इसके असरात आए लेकिन उस तरह से नहीं आए। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल भी दी कि आलमी सतह पर क्रूड ऑयल की कीमत 119% बढ़ी थी, क्रूड ऑयल की कीमत पाकिस्तान में 86% बढ़ी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि चीनी जो थी वो दुनिया भर में अगर कंपैरिजन किया जाए तो 58% बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी जो बढ़ने की कैपेसिटी है वो 19% बढ़ाई गई। सोयाबीन के बारे में बात की उन्होंने, 119 इजाफा हुआ परसेंटेज में और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये इजाफा 22% था और गंदम में 29% इजाफा हुआ और हमें भी मजबूरन उतना ही इजाफा करना पड़ा। फिर चाय की पत्ती का उन्होंने जिक्र किया कि हमने जो है वो नहीं बढ़ाई क्योंकि दुनिया में वो 8% बढ़ी थी। अजनास की कीमतों को कम करने के लिए ज़रूरी पैदावार में इजाफा ज़रूरी है और ये बात सब मानते हैं और किसान से सस्ता खरीद कर होलसेल 400 से 500 रुपया मुनाफा कमा लिया करता है, लेकिन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंतजामी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। शुक्र है कुछ तो वो मान गए कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुनाफा लेने वाले माफियाज को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं सर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आपके जितने शहरों में DC रेट्स जारी होते हैं वो किसी भी चीज़ के हवाले से हों, उन पर अमल दरामद नहीं होता। सस्ते बाजार लगा दिए जाते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी दे दी जाती है, लेकिन आवाम तक ओपन मार्केट से वो सब्सिडी या वो कम कीमतें या कंट्रोल कीमतें जो है वो नहीं मिल पाती हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ चूँकि लोगों के हवाले से ये बात की गई है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी थी लोगों को और हमने ये भी देखा है कि SMEs और इसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम में दुनिया ने अप्रिशिएट किया है क्योंकि जब कोरोना के दिनों में खासी प्रॉब्लम थी तो कोरोना के दिनों में हमने ये देखा कि 9000 अफराद मुस्तफ़ीद हुए हैं इस प्रोग्राम से, नौजवान प्रोग्राम, और ख़ासकर अगर एहसास प्रोग्राम की बात की जाए तो 15 मिलियन ख़ानदानों तक इसका फ़ायदा पहुँचाया गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि IT इस वक्त हमारा टारगेट है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। IT वाकई फ्यूचर है पूरी दुनिया का, अगर IT पे काम किया जाए तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। तो उन्होंने यही कहा कि 40 से 50% की निस्बत से ग्रोथ कर रही है और IT सेक्टर में वो चाहते हैं कि 100% ग्रोथ हो ताकि मामलात जो हैं इकॉनमी के बेहतर हों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हों। फिर चाइना का भी उन्होंने जिक्र किया है कि चाइना के साथ हम मज़ीद इश्तराक करना चाहते हैं। चाइना जो है यहाँ पर इंडस्ट्री लगाए, चाइना यहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगाए जिससे पाकिस्तान में मज़ीद डॉलर्स भी आएंगे और रोज़गार में इजाफा होगा। तो इसके लिए भी उन्होंने बताया कि चाइना से बातचीत चल रही है। बिल्कुल।
बिल्कुल, ये तो थी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जिसको हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है वो है गवर्नमेंट परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट गवर्नेंस। और आजकल जो आवाम को सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है वो तो एक तो कुदरती है कि गर्मी, शुक्र है पंजाब के कुछ शहरों में कल रात को आंधी आई और थोड़ा बेहतर हो गया था, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि आवाम सफ़र कर रही है वो आजकल लोड शेडिंग की वजह से कर रही है, बिजली नहीं आ रही है, आपके ग्रिड्स, आपकी ट्रांसमिशन लाइंस ट्रिप कर रही हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि शहरी परेशान है। तो शहरी किस कदर परेशान है, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से, मुख्तलिफ शहरों से हमने लोगों से बात की कि बिजली के हवाले से वो क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और सर बहुत तंगी है, पानी भी नहीं आता सही तरह, पानी भी आता है वो हमारा गंदा ही आता है पानी, ठीक है। और ये जो दावे करते हैं कि हमने इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो ये पता ही नहीं चलता है कितने घंटे। पानी की भी इतनी प्रॉब्लम है कि दुनिया में अब ऐसा टाइम है गर्मी का कि पानी तो मांगता है बंदा, पानी भी नहीं है, लाइट का भी परेशानी है। अभी एक तो काम नहीं है, दूसरी बात अभी जब काम के टाइम में तो लाइट चले जाते हैं। भैया घर के अंदर लाइट जो है ना 12-12 13-13 घंटे लाइट निकालना जा रही है, बिल इतने आ रहे हैं कि कुछ बता नहीं सकते। 4 से 5 घंटे लेट जाती है, बिल्कुल ये मजदूरों का हाल है। बिठा भी नहीं सकते दुकानों में, घर में भी नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते, आखिर करे क्या करे। सब बहुत परेशानी है बिजली का, इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। 6-6 घंटे जो है ना लाइट चली जाती है, बच्चे हैं वो बेचारे तड़पते हैं। तो ये हुकूमत से अपील है कि लोड शेडिंग का मसला जो है ना ये जल्द से जल्द हल करें। इन्हें लोड शेडिंग के इतनी के दौरानिया बढ़ा दिया गया कि कि सुबह शाम हर 3 घंटे बाद जाती है, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 से 3 4 घंटे के लिए जा रही है। बच्चे नहीं के गर्मी पर लाए हुए हैं, बुरा हाल है जी। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है रोज़ बरोज़ सूरत हाल बहुत बुरी होती जा रही है, जिसकी वजह से आवाम काफ़ी परेशान है। हमारी यही दरख्वास्त है कि गवर्नमेंट इस बारे में गौर करे और लोड शेडिंग की सूरत हाल को बेहतर बनाए। ही नहीं ले रही, बस सिर्फ ये है कि उनके दावे हैं कि हम लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म करेंगे, लेकिन आज तक कोई भी हुकूमत लोड शेडिंग को ख़त्म नहीं कर पाई है। और ये हुकूमत भी शहरी बहुत परेशान है, ये बात भी वाज़ेह है। और शहरी क्यों ना परेशान हो जब 8-8 10-10 घंटे की लोड शेडिंग एक बार फिर शुरू होगी और 2.5 से 3 साल बाद ये दोबारा से मामला शुरू हुआ है। बल्कि मैंने तो कल ये भी देखा कि बहुत से लोगों ने अपने घरों में जो यूपीएस लगवाए थे वो खत्म कर दिए थे। और अब तो कहते थे कि अब यूपीएस ये क्या ज़रूरत है क्योंकि लाइट नहीं जाती, लेकिन फिर हुआ ये कि बहुत ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग हुई और ये हालात हुए। सड़कों पर टायर जलाकर प्रोटेस्ट किया, स्कूल्स में बच्चों की हालत खराब है, एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है, कुछ पता नहीं है कब लाइट जली जाती है और कितनी देर बाद वापस आती है। और फिर ये कहा जा रहा है कि जी आप सिर्फ अब ये दुआ करें कि दोबारा से डैम्स भर जाएं और उसके लिए बारिश होना बड़ा ज़रूरी है। तो हल तो कोई नहीं है अभी फिलहाल, अभी यही हल है कि बारिश हो, पानी आए और उसके बाद जो है बिजली की जो इस वक्त लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है उसमें कमी आ जाएगी। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको थोड़ा सा लाइटर नोट पे एक खबर सुनाते हैं। मतलब पानी की चीज़ें चल रही हैं, मुसलसल लोड शेडिंग हो रही है, रिपोर्ट आ गई है, बजट आ रहा है, पता नहीं रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक लाइटर नोट पे आपको खबर शेयर करते हैं आपके साथ कि पाकिस्तान में एक साल के दौरान पिछले 1 साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा हुआ जी। तो इस सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद जो थी पिछले साल 55 लाख थी और इस साल 56 लाख हो गई है, जबकि भैंसों की तादाद में भी 12 लाख का इजाफा हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि 1 साल में जो भेड़ हैं उनकी तादाद में 4 लाख इजाफे के बाद अब 3 करोड़ 12 लाख से बढ़कर इसकी तादाद 3 करोड़ 16 लाख होगी। तो कल ये भी बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ कि आपकी जो इस तरह की एक है फील्ड जिसमें आप स्टॉक जो है आपका बढ़ रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। लाइफ स्टॉक बकरियों की तादाद भी 21 लाख इजाफे के साथ बढ़ गई है और माली साल के दौरान मजमूई तौर पर मवेशियों की तादाद में 19 लाख का इजाफा हुआ है। तो ये ज़ारे गधे सबसे ज्यादा बड़े हैं, सबसे ज्यादा तो नहीं बढ़े लेकिन गधे बड़े हैं। 1 लाख गधों में इजाफा, 1 लाख का तादाद है। तो पाकिस्तान अगर लाइफ स्टॉक में मजीद काम करना चाहता है तो अच्छी बात है और इस तरह लाइफ स्टॉक में अगर आप मजीद इजाफा करते हैं तो फिर एग्जैक्टली फिर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी चल रही है वो एक्सपोर्ट पर चल रही है लाइफ स्टॉक के, तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को तो फिर ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए एक बेहतर मजीद प्लानिंग की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। नाज़रीन, बजट के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है। जो रेवेन्यू टारगेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी मुल्क में, जब आपने बजट बनाना है तो उसमें ये चीज़ देखनी है कि आपको आमदनी कितनी होगी। तो वो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, FBR वो कलेक्ट करता है पाकिस्तान गवर्नमेंट के बिहाफ पे।
तो इस साल जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें देखा जाए कि 8,000 अरब के हवाले से जो कहा जा रहा है कि 8,000 अरब का बजट पेश किया जाएगा, उसमें तो सूद की मद में अदायगियों के लिए ही 3,105 अरब रुपये रखे जा रहे हैं, जबकि दिफा के लिए 1,330 हैं और इसके साथ साथ तजवीज़ दी जा रही है। FBR जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस तमाम सेक्टर में, उसकी टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपये रखने की तजवीज़ दी जा रही है। बिल्कुल। और 2020 से 21 माली साल का जिक्र करें तो टैक्स जो कलेक्शन हुई है उसमें रिकॉर्ड ऑब्वियसली 4,000 प्लस अराउंड 4,100 जो कहा जा रहा था कि टैक्स कलेक्शन हो गई है और जून का अभी बाकी का महीना रहता भी है। अब जो हदफ रखा जा रहा है दैट इज़ 5,829 अरब, और उसके साथ साथ फिर करंट अकाउंट खसारे का हदफ भी जो है वो भी तजवीज़ रखी गई है कि उसको कितना रखा जाएगा, तरसीलात ज़र का हदफ भी रखा जाएगा। लेकिन जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो एक बेसिक सिस्टम डेवलपमेंट होती है, वो कितना ज़रूरी है और क्या उसके लिए गवर्नमेंट फोकस्ड है, प्लान कर रही है या नहीं, वो चाहे डेवलपमेंट की मद में हो, टैक्स नेट इजाफे की मद में हो। इस पर हम बात करेंगे। एक्स चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बजट आ रहा है, आज खासा इंपॉर्टेंट दिन है, लेकिन जैसे हमने जिक्र किया कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि पिछले साल उन्होंने अपना टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया, फुट्स हिस्टोरिक था, अब उन्होंने 5,800 रख दिया, 5,829। क्या आप समझते हैं कि ये अचीवेबल होगा और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से आएंगी? थैंक यू वेरी मच मुझे इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे मौका देने का। मैं पहले जो आपने कह दिया मैं उससे शुरू करता हूं कि गवर्नमेंट कहता है कि हमने टारगेट अचीव कर लिया। ये अगर 4.7 कर लेते हैं तो ये टारगेट नहीं है, ये रिड्यूस टारगेट है जो ये अचीव कर लेंगे। उसमें भी मुझे लगता है कि शायद ये 7 तक नहीं पहुंचे, कोई 200 से लेकर 100 तक का इसमें शॉर्टफॉल तो रहेगा। लेकिन अगर आप इनकी डायसेक्शन कर दें तो जो आपने पॉइंट उठाया है उसमें दरअसल सिस्टम का या पॉलिसी इनिशिएटिव का मुझे कोई रोल बहुत कम नजर आ रहा है। दरअसल जो हमने डिप्रिसिएशन की है अपने रुपए की और डॉलर अप्रिशिएट हुआ है, वो रिफ्लेक्ट हुआ है आपके इंपोर्ट में। और अगर आप अपना इंपोर्ट बिल देखें, जो ट्रेड बैलेंस है हमारा अराउंड 5 बिलियन इंक्रीज हुआ है, तो उसका 500 उसका जो इम्पैक्ट आया है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन इंपोर्ट और जो डिप्रिसिएशन हुई है, ये अराउंड 500 बिलियन रफली रेवेन्यू को ये विंडफॉल गेन मिला है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो हुआ है ये नेक्स्ट ईयर भी होगा और ये परमानेंट होगा, क्योंकि सिस्टम का मुझे कोई इम्प्रूवमेंट इसमें नजर नहीं आ रही। सही। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि सिस्टम की इम्प्रूवमेंट, क्या ऐसा आपको लग रहा है कि आपने ये इम्पोर्ट पॉलिसी के हवाले से जो बात की है, अगर हम बाकी सेक्टर्स को देखें कि आपने डायरेक्ट इनकम टैक्स इकट्ठा करना होता है, फिर सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटीज़ है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, इनमें तमाम पे अलग अलग पॉलिसी बनानी होती है। अब तक आपको कैसा लग रहा है कि जो पॉलिसीज़ बनाई हैं इन सेक्टर्स में? देखिए, इनिशियली तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट रखा इनको बहुत सख्त नुकसान उठाना पड़ा। अब ठीक है, उनको तो उन्होंने कम किया। दूसरा, ये फोकस थे स्टेबलाइजेशन पे। अब जो कल फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि हम अभी जा रहे हैं ग्रोथ की तरफ, तो जब भी ये ग्रोथ की तरफ जाएंगे इनको इम्पोर्ट तो लिबरलाइज करना पड़ेगा, और जब इम्पोर्ट लिबरलाइज करेंगे तो नेचुरली इनको ड्यूटी पे कंसेशन देना पड़ेगा, ताकि जो स्टेगनेंट इकोनॉमी है उनको एक बूस्ट मिले, एक कैटलिस्ट मिले। तो ये तो इनको करना पड़ेगा। ये तो आज बजट के बाद एक पता चलेगा कि एग्जिट क्या कर रहे हैं। और ये चूंकि कुछ एग्जेम्पशन भी हटा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ एग्जेम्पशन तो बहुत क्रिटिकल है, वो तो ज्यादातर आपके कोर इन्फ्लेशन में और इंक्रीज करेगा, और जो मोस्टली फूड आइटम पे है। तो अब मुझे नहीं चल रहा कि उनसे ये विड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर भूल जाऊं कि इन्होंने इस रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए उन्होंने कोई सिस्टम में या कोई इम्प्रूवमेंट की है, तो मेरे ख्याल में अभी तक तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स एक बज़वर्ड बना हुआ है। बट मुझे नहीं लगता कि अक्सर लोगों को ये पता भी है कि ब्रॉडनिंग कैसी होगी। ब्रॉडनिंग के लिए 2 pronged पॉलिसी, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक नहीं बता सके। आपको पॉलिसी लेवल पे वैल्यू एडेड टैक्स में जाना पड़ेगा। आपके पास देखे ना,
और दूसरा जो FBR मशीनरी है वो कंप्लीटली टूथलेस कर दी है गवर्नमेंट ने, तो वो कैसे ये सारा कुछ कलेक्ट करेगा अगर आप 5.8 ट्रिलियन का बोझ उन पे डालेंगे? मुझे लगता है FBR के नातवान कंधों पे बहुत ज्यादा बोझ होगा। आपने कहा कि नातवा कंधों पे बोझ ज़्यादा होगा, लेकिन कल तो फाइनेंस मिनिस्टर ने FBR की हरासमेंट का भी जिक्र किया कि हम किसी को FBR को हरास करने नहीं देंगे, कोई डायरेक्टर कोई ऑफिसर नोटिस नहीं भेजेगा और थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। सर, आप जिक्र कर रहे हैं टैक्स का, यकीन जानिए पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो फाइलर है वो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स की मद में सब कुछ पे कर रहा है। हम फाइलर्स जो हजरात हैं जो टैक्स पे कर सकते हैं, क्यों नहीं इस चीज़ को प्रमोट कर सकते या इस चीज़ के लिए वो फोकस क्यों नहीं रखते? सब्सिडीज, टैक्स छूट तो अनाउंस कर देते हैं, लेकिन क्या इससे फ़ायदा नहीं होगा अगर लोग ऑन बोर्ड आकर खुद टैक्स पे करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। अगर ये कर सके कि FBR की हैरेसमेंट है वो कम हो जाए। दरअसल हम समझते नहीं हैं कि FBR का हैरेसमेंट नहीं होता। हैरेसमेंट अगर करता है तो एक इंडिविजुअल ऑफिसर करता होगा और उनका हर लिहाज से उन पे एक्शन भी लेना चाहिए और उनके लिए सिस्टम इन प्लेस भी है, कोई इन्वोक नहीं कर रहा। दरअसल जो हैरेसमेंट है वो जो सिस्टम में बॉटलनेक से, इसी की तरफ तो मैं इशारा कर रहा हूँ, उस पे कोई तवज्जो नहीं है। सिस्टम में वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, ऑफिसर की एथिक्स में, पब्लिक डीलिंग में कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, उनकी कोई इंटरनेशनल लेवल की एक्सपोजर नहीं हो रही है। देखिए, जब ये अभी सोच रहे हैं कि हम सेल्फ असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम ऑडिट आउटसोर्स कर रहे हैं इसलिए ताकि नोटिस न जाए। जनाब, यही पॉलिसी तो मुशर्रफ साहब के टाइम में ये पॉलिसी तो ट्राई हुई है, यही तो फेल हुई है। और अगर आप करप्शन की बातें कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स की, तो ठीक है, आप तो किससे सुनेंगे, लेकिन जब ये आउटसोर्स हो जाएगा तो आप दास्तानें सुनेंगे। सही। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह जिक्र किया कि नहीं है कोई ऐसी पॉलिसी, लेकिन टैक्स नेट में तो हमने देखा है इजाफा हुआ है। पहले 19-20 लाख के अराउंड था, वो 28 लाख क्रॉस कर गया। अब ये भी कहा जा रहा है कि 30 लाख तक क्रॉस कर चुके हैं वो लोग जो कि डायरेक्ट टैक्स जमा कराते हैं। अब अगर क्या इसके लिए कुछ बेहतरी आ सकती है, क्योंकि सजा जजा का निज़ाम भी लेके आना चाहिए गवर्नमेंट के, उन लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे जो कि इनकम टैक्स के रिटर्न जमा नहीं करवाते, ये पॉसिबल है? देखिए, अबे हमें सीरियस, देखिए, डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आपका नेट कैसे ब्रॉड होगा? दूसरा, जो सबसे बड़ा आपके इकोनॉमी के दो मेजर सेक्टर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं और होलसेलर्स हैं, वो तो नेट से बाहर है। उनका अराउंड 34-35% उनका कंट्रीब्यूशन है। वो अगर आप सिस्टम में नहीं ला पा रहे हैं तो आपका बेस कैसे ब्रॉड होगा? फिर एग्रीकल्चर डायरेक्ट, ये आपके रिटेलर्स और आपके होलसेलर अगर आप इकट्ठा कर दे तो ये 54-50% आपके बेस का बन रहे हैं। तो इसको तो आप इसके लिए तो कोई पॉलिसी अभी तक नजर नहीं है। मुझे यकीन है कि इन्होंने सोचा होगा और बजट में कोई चीज होगी, लेकिन चूंकि अभी बजट अनाउंस नहीं हुआ तो मैं इस पे कमेंट नहीं करता। लेकिन जो फंडामेंटल चेंज है, जो स्ट्रक्चरल चेंज है, जो पैराडाइम शिफ्ट है, वो नहीं हो रहा। आपको इंटेंसिव IT इनॉकुलेशन चाहिए। उनके जो गैजेट्स है वो पुराने हो चुके हैं, उनमें सिस्टम में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। उनको बेचारों को एक असिस्टेंस नहीं है, आपकी प्रेजेंस नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये सारी चीजें तो बहुत, मैं तो लिखता रहता हूँ, आप अगर देख ले तो ये अभी तक मुझे इस तरफ कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि FBR को स्ट्रॉन्ग करना होगा, फिर ये हरासमेंट और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप एक इदारे को ना सिर्फ एतमाद करेंगे बल्कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करेंगे। डॉक्टर साहब, एक तरफ और मैं आपकी तवज्जो ज़रूर दिलाना चाहूँगी, गवर्नमेंट अभी चूंकि बजट तो नहीं आया, लेकिन चूंकि ऑब्वियसली पहले से तजावीज़ और इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर बात हो रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम टैक्स छूट भी दे रहे हैं बहुत से सेक्टर्स में, जिसमें ज़राअत, तिजारत, सनत, IT और बड़ी बड़ी टैक्स मराज जो हैं वो उसमें दे रहे हैं। फिर हम कुछ सब्सिडीज़ भी अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके साथ साथ FBR का टारगेट भी 5.8 रख दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि आवाम को आज के बजट में टैक्स के हवाले से कुछ रिलीफ वाकई में मिलने वाला है? अब जो इस वक्त मैं एक चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि देखिए, आफ्टर 3 बड़े सालों के बाद
फॉर द फर्स्ट टाइम एक रे ऑफ होप हमें नजर आ रहा है कि इकोनॉमी एक अपवर्ड दस्त दिखा रही है। अनफॉर्चुनेटली ये कोई सॉलिड बेस पे अगर हमारे एक्सपोर्ट्स हैं तो उसके लिए रीजन ये है कि चूंकि इंडिया और बांग्लादेश मार्केट से निकल गए कोविड की वजह से, तो हमें एक स्पेस मिला। आई होप कि ये कंटिन्यू हो और ये आगे चलता जाए तो फिर तो ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जो आपका रेवेन्यू है उसका भी अगर हम करें तो वो भी कोई सॉलिड फुटिंग पे नहीं है। देखिए आपको ट्रेड, आपका जो ट्रेड हम बार बार हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए करंट अकाउंट में तो अभी 2 महीनों से डेफिसिट आ रहे हैं क्योंकि ट्रेड डेफिसिट है। जो अभी तक पॉजिटिव में रखा है वो तो रेमिटेंसेस में रखा है, और रेमिटेंसेस भी आपका डिजिटल अकाउंट में जो लोग पैसे दे रहे हैं वो तो 8% पे तो आप ले रहे हैं, वो कौन सा आपको इनाम मिल रहा है? तो इन सारी चीजों को ये फ्लूइड है। अल्लाह ताला करे। जो गवर्नमेंट की एक चीज मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जब आपको एक बड़े पहाड़ पे चलना होता है तो अपना मोरल बूस्ट करने के लिए बड़े बड़े बातें करनी होती है, अपने कुलीग को साथ उठाना पड़ता है। तो जो वो कर रहे हैं वो अप्रिशिएबल है और उनको करना चाहिए, लेकिन सॉलिड सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए ये बात करना जरूरी है, वरना सस्टेनेबल नहीं होगा। बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर साहब। अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सॉलिड बेस नहीं है, इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, ट्रेड है, आईटी है, ये तमाम वो सेक्टर्स जिस पे गवर्नमेंट अगर फोकस करती है तो आप ग्रेजुअली 5 से 10 सालों में इम्प्रूव कर जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत आपको क्या लगती है कि ज़्यादा फोकस, ज़्यादा सब्सिडी जो गवर्नमेंट को देनी पड़नी है वो इंडस्ट्री को दे या फिर एग्रीकल्चर को? देखिए एग्रीकल्चर को हमारा ऑलरेडी टैक्स एग्जम्प्ट है। अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर को किसी ने अभी तक कोई सेक्टर कंसिडर नहीं, जो आपका सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और सबसे ज्यादा लोग इसी में है। इशू ये है कि इसको सब्सिडी देने की बजाय एक गवर्नेंस का इशू है। आपको असल दवाई नहीं मिलती, इंसेक्टिसाइड नहीं मिलती। आप जाके यूरिया ले ले, आपको 3, 4, 5 नंबर मिलता है। आप पानी का आपके पास शदीद किल्लत है, आपके पास सीड नहीं है इंटरनेशनल लेवल का। दुनिया में सीड देके कहाँ आपका कॉटन बर्बाद हो रहा है। आप गन्ने, चूंकि शुगर से आपकी मजबूरी है वो तो आपको सबको पता है, तो आपका जो कॉटन एरिया है वो तो कन्वर्ट हो रहा है शुगर। लेकिन जो पॉलिसी मैयर है खुदा के लिए वो ले ले, वो तो इसको तो 12, 24, 14 घंटे चाहिए, उनको आपके 5 साल क्यों चाहिए? ये अभी तक होना चाहिए था। इमरजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप चीखे मारे, आप एक्शन ले लें। एक्शन नजर नहीं आ रहा। ये देखिए अगर इन्होंने लिया होगा तो बड़ा आज जब बजट निकल आएगा तो इंशाल्लाह ये चीजें हमें वाज़ेह हो जाएगी। एग्रीकल्चर पे फोकस होना चाहिए। आपके पास जमीन है, आजकल तो सोलर ट्यूबवेल्स आ गए हैं, आप अपने बंजर जमीनों को आबाद करें। इस बेस को एग्रीकल्चर बेस भी बढ़ाए। आपके शहरों के इर्द गिर्द जो फर्टाइल लैंड है वो कॉलोनीज में कन्वर्ट हो रहा है, आपके बाग कॉलोनी हो रहा है, आप तमाशाई बने हुए होते हैं। ये तो आपको ना खा लेगा खुद। आपके नहरे चैनल जो है वो लोगों ने बंद किए, उनमें डर्टी सीवरेज आकर जा रहा है। जो बेसिक इशू है, जो डिपार्टमेंट ने एक दिन में ऑर्डर करके 24 घंटे में वो तो आप करें। बाकी सब्सिडी तो आप पर किसी पर्पस के लिए कर रहे होंगे, आप कर ले, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात किया आपने कि गवर्नमेंट को एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, वो चाहे टैक्स वसूलियों के हवाले से हो या किसी खास सेक्टर को रिलीफ देने के हवाले से हो, क्योंकि फ्यूचर प्लान। डॉक्टर साहब आपने एक बात कही कि एक रे ऑफ होप नजर आ रही है कि हमारी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, तो क्या वो इतनी बेहतरी की तरफ जा रही है जो कल अनाउंस किया गया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, और जो जीडीपी का नंबर गवर्नमेंट शो कर रही है कि हमने इस साल अचीव कर लिया और अगले साल हम 4.8 तक भी चले जाएंगे, क्या इतनी स्ट्रांग ये रे ऑफ होप है? देखिए मैं अब फिगर सारे एस्टिमेटेड है। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट को ना मई में एक एस्टिमेशन देनी पड़ती है, फिर आपको एक प्रोविजनल असेसमेंट करनी पड़ती है एंड ऑफ जून यानी 30 जुलाई को। आखिरी करीबन अगस्त या सितंबर में जो आएगा वो डिटरमिन करेगा। ये शायद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एक पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा। 3.8 हो जाए, 3 हो जाए, खैर है, लेकिन एक अपवर्ड मूवमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या हमारा नेचुरल है, ये हमारे पॉलिसी इनिशिएटिव से है, जो हमने सिस्टम में वैल्यू एडिशन की है उससे है। मैं एक क्वेश्चन अभी आपके वसातत से देता हूं कि क्या ये जो इम्प्रूवमेंट हुई है ये हमारे अफगान पॉलिसी से तो रिलेटेड नहीं है।
ऐसा न हो हमें जो कंसेशन मिली है, IMF भी पीछे हटा है, हमें FATF से भी कुछ अच्छे इशारे मिले हैं और इसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज भी बूम कर रहा है। खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम तो हम नहीं कर रहे कि ये बूम लेकर हम अपने पाँव को उसी तरह काट रहे हों जिस तरह हमारा तजुर्बा है और हमें वो फिर और 10-15 साल भुगतने पड़े। मैं एक इशारतन बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपका इशारा पहुंच गया और बड़ा स्ट्रांग ये इशारा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला करे कि हम कोई ऐसा कदम ना लाए। जो भी बड़ा डिसीजन है पार्लियामेंट में आना चाहिए ताकि कौम जिम्मेदारी ले ले। और अगर इकोनॉमी भी है तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी 24-25 साल के लिए एक डॉक्यूमेंट बना दे। जो भी गवर्नमेंट आते पॉलिटिकली ये लड़ते रहे, ये आप अभी तो माशाल्लाह तपड़े भी चलती रही, तो ये लड़े जो मर्जी करे, पर इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी के ऊपर नॉन कंट्रोवर्शियल बात होनी चाहिए और वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर एक और इशू जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है और वो इंपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड है, वो आपसे उस पर राय लेनी है। इंपोर्ट पॉलिसी ऑटो इंडस्ट्री की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने पिछले 3 सालों में बहुत सख्त कर दी थी इंपोर्ट पॉलिसी, इसकी वजह से ये सेक्टर बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ, कीमतें बहुत ऊपर चली गई, मतलब स्काई हाई गई हैं कीमतें गुज़श्ता 3 सालों में गाड़ियों की, और इसकी वजह से इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है इस पर। इस हवाले से क्या कहेंगे आप, इस पर क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप या होनी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में ना हम असल में अपने गवर्नेंस को अगर ठीक करें, देखे जो लोग हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां बना रहे हैं, देखे वो तो आपके पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे। टोयोटा और सुजुकी और ये होंडा, ये तो कम से कम इधर से 40 साल से हैं, अभी तक इन्होंने डिलीशन क्यों नहीं की? Why are they not 100% पाकिस्तानी स्पेयर पार्ट्स बेस्ड? ये तो अभी हम तो असेंबलर है, अभी तक हम कौन सा हमारा है? हम तो खामखा अपना नाम लगाकर उसको बदनाम कर रहे हैं, तो फिर को इम्पोर्ट ही कर दे। हमारा तो बड़ा कम देखे, यही लोग हमारा मजाक बनाते एज अ कौम। जब एक पॉलिसी हमने बना ली तो गवर्नेंस का ये रिक्वायरमेंट है कि वो जाके उसको इम्प्लीमेंट करें। जिन ने इसकी डिलीशन नहीं की, जिससे मेरे बच्चों को जॉब नहीं मिला, उन्होंने मेरी जॉब मुझसे चोरी की। जो दिन दहाड़े चोरी कर रहे, मैं उनको चोर कहने से क्यों घबराता हूँ? बड़े लोग आ रहे हैं, दुनिया भरी पड़ी हुई गाड़ियों में इतने लोग आ रहे हैं कि लाइन लगी हुई है। आप न फिक्र करें। इशू ये है कि आपका इंटरेस्ट कब गार्ड होगा, आपका चौकीदार किधर है आपके इंटरेस्ट का, वरना गाड़ियों का कोई मसला नहीं है। अब तो माशाल्लाह इस्लामाबाद में ये जो बड़ी बड़ी गाड़ी है, लोगों को तो इस्लामाबाद के एक चौक पे मजदूरी नहीं मिल रही है, वो लोग रो फिर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। और साथ आप जो बड़ी गाड़ी आप गिन ले तो शायद आप गिन ना पा सकेंगे, तो समथिंग इज रॉन्ग इन द पॉलिसी। इतनी बड़ी गाड़ियों की शायद पाकिस्तानियों को अभी जरूरत नहीं है, हमें 10-12 साल और इंतजार करना चाहिए। ये पैसे गुर्बत में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, टैक्स पे देना चाहिए। और मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इनमें से टैक्स नहीं दे रहे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों नौकरों के नाम पे लिए हुए हैं। इधर हमें गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, गवर्नेंस इम्प्रूव करनी पड़ेगी, सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी सिचुएशन क्लियर होगी, वरना गुर्बत और अमीरी की जो लाइन है वो बढ़ती चली जाएगी। आपकी इस बात में बहुत से इशारे भी थे डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी बात अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस हद तक इस चीज़ को मानती है या नहीं मानती, कि उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ को किस तरह से रिवाइज करना है, प्लानिंग के लिए क्या पॉलिसीज़ बनानी है, या सिस्टम डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या काम। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि आपने सब्सिडी देनी है, आप दे दें सब्सिडी, लेकिन किसको कितनी देनी है? इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इनको आप देखें, क्योंकि दोनों को ही बहुत ज़रूरत है इस वक्त। इंडस्ट्री को भी पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर तो वैसे ही हमारी बैकबोन है, तो उसको सपोर्ट करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आई होप कि गवर्नमेंट जो है इस बारे प्रॉपर होमवर्क कर चुकी होगी। आज बजट पेश होना है, तो लेट्स होप कि इन सेक्टर्स को भरपूर सपोर्ट मिल सके। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूव हुई, वो हमारी रेस्क्यू सर्विसेज हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में मैंने एक चीज़ देखी है, जो कि पाकिस्तान, बल्कि 15 साल हो गए अब तो, कि जिसमें रेस्क्यू सर्विस ने पाकिस्तान का इंटरनेशनली नाम बहुत ज़्यादा बुलंद किया है। और आपने ये भी देखा होगा कि एमरजेंसी सर्विस हो या फिर कोई इंसिडेंट हो, ऐसा नेचुरल या फिर आपकी तरफ से जो है ह्यूमन मेड होते हैं, तो उसमें ज़बरदस्त काम किया हमारी रेस्क्यू
बिल्कुल, वो चाहे यूएन की वर्कशॉप्स हों या इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हो, और ये जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं ये हमेशा ही बेहतर और स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑल्दो रेस्क्यू 1112 ने बड़ा डाउनफॉल भी देखा जब इनके पास फंड्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एक नौबत तो ये भी आ गई थी, चंदा शायद लेना पड़ गया उनको कि हमारे पास फंड्स नहीं है, एक दौर में, एक हुकूमत के दौर में, अभी की बात नहीं करी। सो रेस्क्यू की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो रेस्क्यूरर्स हैं, जो अहलकार हैं, उनकी बड़ी ट्रेनिंग और उनकी तरबियत की जाती है। और कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट पेश आया कमालिया के इलाके में, जहां पर एक रेस्क्यूरर ने नौज़ायदा बच्चे की जान बचाई। हुआ ये कि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो सांस नहीं ले रहा था और वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा था। उसको हॉस्पिटल लेकर जाना था, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे वो बच्चा शायद जी इंतकाल कर गया है, वो बच्चा शायद जिंदा नहीं है। लेकिन ये जो रेस्क्यूरर हैं बिलाल अब्दुल्ला, उन्होंने इस बच्चे पर सीपीआर परफॉर्म किया। वो मुसलसल कोशिश करते रहे हाथ से कि उसके दिल की धड़कन जो है वो बहाल हो जाए, उसको ब्रीदिंग जो उनकी टेक्निक्स होती हैं उसके थ्रू उसको रिवाइव करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा ठीक है। उस बच्चे ने सांस लिया, वो बच्चा जिंदा, और फिर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ज़बरदस्त जी। और ये एक बेहतरीन कारनामा था। बिलाल अब्दुल्ला हैं, रेस्क्यूअर 1112, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या कब कैसे पेश आया और क्या उन्होंने किया। बिलाल अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत ज़्यादा वायरल हुई जब ये ख़बर, तो फिर हमने कहा कि आपसे पूछें कि ये ज़रा बताइए हमें कि ये जो बच्चे की जान आपने बचाई है, ये हुआ क्या था, कैसे आपको इन्फॉर्म हुए आप, फिर क्या किया आपने? अस्सलाम वालेकुम सर, ये से तकरीबन 8 रोज़ पहले 4 जून नेक्स्ट जो वीक गुजरा है, फ्राइडे डे वाले दिन, तकरीबन 8:15 पे हमें अपने कंट्रोल की कॉल मसूल होती है कि आप THQ कमालिया मूव करें, वहाँ एक क्रिटिकल पेशेंट है और इसको THQ से DHQ में शिफ्ट करना है जी। हम जैसे ही वहाँ पे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट में पहुँचे हैं। जैसे हम वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ तो एक अजीब मंजर था। बेबी छोटा, वो बेबी बेड होता है, उस पर बच्चा लेटा हुआ है, और इतना वहाँ पे वो चीखो पुकार और एक ये आलम था कि जो आसान लफ्जों में बता ही नहीं सकता। वो बच्चे के लवाहिकीन थे, तो वो बहुत रो रहे थे। तो मैंने जब बच्चे की सूरत हाल देखी तो उसके मैंने वाइटल्स लिए, लेकिन मुझे वाइटल्स फील नहीं हुए ना, वाइटल उसके नील थे। मैंने उस बच्चे को फ़ौरन से पहले उठा के अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया और उसका CPR शुरू किया। जब मैंने उसका CPR शुरू किया तो जहाँ से मैंने शिफ्ट करना था वो तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला था। तो जब हम गाड़ी में जा रहे हैं, मैंने उसका CPR शुरू किया। बच्चा बिल्कुल नीला पड़ चुका था, उसके यानी कि कोई चांसेस नहीं थे। मैंने हमारी जो ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो हमने ट्रेनिंग की, उसमें हमें जो सिखाया गया कि 4 से 6 मिनट बहुत अहम होते हैं ना CPR के लिए। जब क्लिनिकल डेथ होती है, उसमें पहले 4 से 6 मिनट बहुत अहम होते हैं, यानी कि सर्वाइव करने के लिए। मेरे माइंड में सिर्फ वो था, लेकिन शुरू में मैं बताना भूल गया आपको कि वो बच्चा नहीं दे रहे थे मुझे। वो कह रहे थे कि नहीं, हमारा बच्चा डेथ का नहीं है इस दुनिया में, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो खास तौर पर उसकी वालदा मुझसे बच्चा छीन रही हैं। मैंने कहा सिस्टर सिर्फ 2 मिनट मुझे दें, अगर अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे इख्तियार में तो सिर्फ कोशिश है, तो हम कोशिश ही कर सकते हैं। मैंने CPR शुरू किया। तकरीबन 10 से 15 मिनट का 15 से 18 किलोमीटर का फासला हमने तय किया है। तो माशाल्लाह बच्चे ने सर्वाइव करना शुरू किया। उसने आंखें खोली और उसकी चेस्ट यानी कि इम्प्रूवमेंट हुई कुछ। तो उस वक्त मुझे इतनी खुशी, मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। उस वक्त उसके वालिदैन साथ थे, वो भी खुश हो गए। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने जो अपनी ट्रेनिंग हासिल की, जो मैंने अपना शुरू में सीखा सब कुछ, उसको क्योंकि कुरान पाक में है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो और बिलाल, आपने ये बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया कि एक बच्चे की जान आपने बचाई उसके वालिदैन के सामने। और देखिए कि जैसे उन्होंने कहा ना कि रेजिस्ट कर रही थी फैमिली, या बच्चा नहीं दे रहे थे कि उनको लगा कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि ये जो आपकी पूरी ट्रेनिंग है, ये जिस तरह से आपने अक्लमंदी दिखाई और बच्चे की जान बचा ली, ये कितना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पर जब घर वाले रेजिस्ट कर रहे हो कि नहीं हमें ये वाली रेस्क्यू सर्विसेज नहीं चाहिए। अच्छा, आप उसमें पहले नंबर पे यहाँ पे आ जाए ना, ये देखें कि एक 2 दिन का फूल, वो बच्चा 2 दिन का था। हमारे आम रूटीन में घरों में हो ना, हमारे घरों में अमूमन इस तरह होता है कि कोई बच्चा पैदा हो, उसे हम हॉस्पिटल से घर लेके आते हैं। हमारे घर वाले अमूमन उसको यानी कि उठाते हुए डरते हैं
कि इतना नाजुक हो, हाँ जी, हाँ यानी जी। कि अगर उसे उठाते हुए को मसला मसाइल ना बने, और उसकी चेस्ट दबाना, उसको कंप्रेशन देना, फिर उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ देना एक बहुत मुश्किल, हमारे लिए मुश्किल नहीं, हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमें बताया गया है कि बड़े को किस तरह करना है, छोटे जो बेबी है उसे किस तरह करना है। हमारे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में था कि शायद ये बच जाए, क्योंकि जिंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। बिल्कुल, और आपने बचा लिया बिलाल, तो जबरदस्त काम आपने बचा लिया, और वह वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जी। हेल्दी है और बिल्कुल ठीक है। अब एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे बजट 2021 के हवाले से, और बजट के जैसी खबरें करीब आ रही हैं कि जी ये एक्सपेक्टेड है, ये तजवीज़ दे दी गई, तो फिर आवाम को उम्मीद भी बढ़ जाती है कि आखिर जो पाकिस्तान के जो सेक्टर्स हैं, मेन सेक्टर जिसमें इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, IT है, टूरिज़म है, इनके लिए क्या मराहत होंगी, इनके लिए क्या ऐसा किया जाएगा, गवर्नमेंट ऐसा क्या कर सकती है जिससे आइंदा आने वाले साल पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर हो। बिल्कुल, बहुत अरसे से जब से बजट की हम बहस शुरू कर रहे हैं और ट्रांसमिशंस भी चल रही हैं, तो बहुत अरसे से गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि हम टैक्स में छूट दे रहे हैं, हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं। उससे गरीब आदमी के जहन में ये आता है कि टैक्स छूट मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, इसका मतलब हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो क्या वो एक्चुअली महंगाई की जो रेशो है वो कम होगी या नहीं होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर इब्राहिम मुगल मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। आपकी भी मेहरबानी। ये जो बजट का गोरख धंधा है, ये जो नंबर गेम है, ये आम आदमी को समझ नहीं आती है। आम आदमी को समझ आता है जब उसको आटा, चीनी, घी, ये वो बेसिक चीजें हैं जो सस्ती मिलेंगी। नंबर बड़ा अहम होता है, नमाजें 5 पढ़ो, रोजे 30 रखो, अल्लाह ने भी नंबरों में बात कर दी, 30 पारे आ गए, ये नंबर बड़ा अहम होता है। ये चेंज है कि हम कहें घोड़ा तेज दौड़ रहा है, कह रहे हैं कि घोड़ा 20 किलोमीटर डिफाइन हो गया। जो बजट होता है ये वाजे हो जाए सारी कौम पर कि बजट जो है वो हुकूमत की हर साल पेश करना जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी। और दूसरा बजट का ये है कि बजट के जो फ़वायद हैं वो सारे मुआशरे के हर तबके को पहुंचने चाहिए। बिल्कुल, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नाजरीन, मैं मुख्तसर सी बात करूंगा। कल शौकत तरीन साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी बात की, मैं भी वो सुनता रहा किसी चैनल पर बैठ के, और उन्होंने इसमें यह भी कहा कि आज हमारे ऊपर कर्जा 38,000 अरब रुपए का है, जिसे वो 38 ट्रिलियन कह लेते हैं, रुपयों में बात कर रहा हूं। और जब पहली हुकूमत गई थी तो उस वक्त कोई कहता है कि 25 था, कोई कहता है 29 था। ताहम अगर 29,000 अरब भी ले लिया जाए तो 9,000 अरब रुपए इस 2 सालों में बढ़ गए हैं। साथ हुकूमत कहती है कि हम कर्जे उतार भी रहे हैं, तो वह कर्जा उतरा कौन सा और चढ़ा कौन सा, ये बड़ी सोचने की बात है। मैं नहीं कह रहा, शौकत तरीन साहब की जुबान की बात है। दूसरी बात बता दूं जी, आज वाला बजट जो करे हैं कोई 46,675 अरब रुपए पे मुश्तमिल होगा। एक चीज की बड़ी तशवीश मुझे हुई जिससे मैं घबरा गया जी। शौकत तरीन साहब ने कहते हुए बिल्कुल कोई शर्म महसूस नहीं की कि हम कभी फूड एक्सपोर्टर होते थे 2 साल पहले जी। मैं नहीं कहता किसकी हुकूमत, 2 साल पहले हम पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर था। बिल्कुल, उन्होंने बरमला कहा कि अब हम मुबारक हो फूड नेट फूड इंपोर्टर बन गए। कौम की किस्मत का अंदाजा करें जी। जरी मुल्क कहलाने वाला कह रहा है आपका मिनिस्टर कि हम फूड एक्सपोर्टर थे बड़े फख्र से, लेकिन मुबारक हो कौम को कि अब हम नेट फूड इंपोर्टर हो गए हैं। और उसकी मिसाल भी इसलिए बनी कि इन रियासतों से हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, खाने वाला तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी तक इंपोर्ट कर रहे हैं, मसाला जात इंपोर्ट कर रहे हैं, कपास इंपोर्ट कर रहे हैं। और नाजरीन ये भी जहन में रहे कि जब से पाकिस्तान बना है ये पहला मनहूस साल जा रहा है, 30 जून को खत्म होगा, जिसमें हम कपास शामिल करके तकरीबन 1,500 अरब रुपए की जरी चीजें दरआमद कर चुके हैं। ठीक। और किस्मत यहां आके रुकती नहीं, रोज आप शोर सुनेंगे जी इतनी एक्सपोर्ट है, इतनी इंपोर्ट है। जहन में रहे कि पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका तकरीबन 20% ज़राअत से आता है, कपास हो, चावल हो, चमड़ा हो, कोई चीज भी हो। और यह भी कौम को मुबारक हो कि इस साल, ये मुबारक साल जिसे हम कह रहे थे, अल्लाह करे ये मुबारक होता, इस साल हमारी दरआमदात, मतलब जो हमने टोटल दरआमदात की हैं वो 48 से 50 अरब डॉलर के करीब है।
48 से 50 अरब डॉलर के करीब, और जिसमें खुराक की अशिया बहुत ज्यादा शामिल है। और एक्सपोर्ट्स की बात करें, ये थी इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट की बात करें तो वो कह रहे थे कि 22 अरब डॉलर पे अभी हम पहुंचे हैं, शायद 23 हो जाए या 24 हो जाए। नाज़रीन, ये जो दरमियान में तकरीबन 30 अरब या 28 अरब आएंगे डॉलर, ये कहां से आने हैं? फिर हम क्या करते हैं माजरत के साथ, एक डाका ही है ना, बैरून मुल्क में पाकिस्तान जो रहने वाले भाई हैं वो जो डॉलर भेज रहे हैं, हम उसको अपने ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि चाहिए ये था कि हुकूमत को 30 साल है, हमारी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ जाती, हमारी इंपोर्ट इतनी कम हो जाती कि अच्छा। उन्होंने एक और बात की बड़ी खूबसूरत, नाज़रीन अब सादा मिसाल दूंगा, आप समझिए। कहने लगे हमने ना जी मजबूती से पकड़ लिया और कंट्री को आगे लेके जाना, बेस स्ट्रांग हो गई है। उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा जी कि अब ये मतलब में स्टेबिलिटी की बात है, हम ग्रोथ की बात करेंगे। जीडीपी की ग्रोथ में कोई वाजे, वो कहते हैं माइनस से निकल आए, माइनस भी वही लेके गए, लेकिन नाजरीन एक बात जब उन्होंने की ना, तो मेरे भी जहन में एक बात आई, आपको भी मिसाल देता हूं, बड़ी सादा सी। कह रहे हैं हमारी गवर्नेंस बड़ी मजबूत हो गई और गवर्नमेंट ने अपने आप को संभाल लिया, अब खुराक का मसला। मैं अर्ज करूं कि सिर्फ 1 महीना पहले ये उन्होंने कहा कि इस साल पाकिस्तान में गंदम कोई 2 करोड़ 73 लाख टन के करीब हुई है, फिगर शो कर रहे थे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जब से पाकिस्तान बना है 2 करोड़ 73 लाख टन गंदम हमने कभी पैदा नहीं की। 22-23 करोड़ की आबादी भी कभी नहीं थी हमारी। अच्छा, ये जो हमने कभी पैदा नहीं की थी, इस साल पैदा की, रेट बेहतर कर दिया, अल्लाह का करम। मैं समझता हूं गवर्नमेंट सीरियस थी, लेकिन गवर्नमेंट की सीरियसनेस जो है उसके रिजल्ट देखें तो मैंने जितनी तारीख है मेरी, उसमें इतनी गंदम तो कभी पैदा ना की नहीं थी बिल्कुल। और अगर इतनी गंदम पैदा कर ली है तो उसका फायदा तो ये था कि ये जो सारे चेहरे देख रहे हैं इनको आटा 45 रुपए किलो गंदम 1800 रुपए मन बनती है, हमने खरीदी 1 महीना या 1.5 महीना पहले। और जब इस मुल्क में गंदम 33 रुपए किलो खरीदी जाती थी तो उसका आटा 38 रुपए किलो बिकता था। 33 में 5 जमा हो गए। आज गंदम खरीदी की 45 रुपए, तो आटा 50 रुपए बिकना चाहिए। आटा 70 रुपए भी बिक रहा है, 65 रुपए भी बिक रहा है, 75 रुपए भी बिक रहा है। इब्राहिम मुगल साहब आपकी बात बिल्कुल उन्होंने ये ठीक है। कहा कि गंदम जो है ना वो दुनिया में 29% बढ़ी है और हमें मजबूरन उतना ही इजाफा बढ़ानी पड़ी है। इनकी वजूहात भी है, उस पर भी हम आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या ऐसा इशू हुआ और क्यों ऐसी मामला हुआ कि नेट फूड इंपोर्टर बन गए। हमें ज्वाइन किया इस वक्त MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आलिया हमजा साहिबा, उनसे हम थोड़ी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनका क्या इस हवाले से कहना है। आलिया हमजा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कल शौकत तरीन साहब ने भी बात की है, इब्राहिम मुगल साहब भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि 3 सालों में पाकिस्तान एक्सपोर्टर था फूड का नेट, अब हम नेट फूड इंपोर्टर बन गए हैं। आपको क्या लगता है ये पॉलिसी खजाना कह रहे हैं ना जी, शौकत तरीन साहब ने कहा है, आपको क्या लगता है क्या वजूहात थी, क्या ऐसी गलती हुई कि हम इंपोर्ट पे आ गए फूड की जो कि पाकिस्तान की बेस थी? जी आलिया हमजा साहिबा, आलिया हमजा साहिबा, आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो जी आलिया साहिबा, आप तक आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज ही। सवाल ये था कि पाकिस्तान, शौकत तरीन साहब ने कल कहा है कि अब इस वक्त नेट फूड इंपोर्टर बन चुका है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था बेसिक फूड आइटम्स, अब इंपोर्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है क्या बेसिक वजूहात थी, इसकी बड़ी वजह क्या लगती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमने एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी इनहेरिट की थी, जिसके अंदर हम दालें क्या, बासमती तेल क्या, मतलब हम छोटी छोटी खाने की चीजें भी बाहर मंगा कर देते थे। और ये 10-15 सालों के अंदर पाकिस्तान को जो है ना, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को डबोया गया। अब जब हम ये बात करें ना, तो पहली दफा जो जीडीपी हम पॉजिटिव की बात करें और जीडीपी 3.94% की बात करें, यहाँ हम एक्सपोर्ट जो है जो बात कर रहे हैं कि इस साल के एंड में $25 बिलियन पर हो जाएंगी, क्योंकि जो मैं पहले बात करती थी उसमें कहा जा रहा था कि हम मैक्सिमम शायद $23 बिलियन कर लें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक साथ जो आबाद आएंगे वो $25 बिलियन के आएंगे। रिमेटेंस इंशाल्लाह ताला हम क्रॉस करेंगे $29 बिलियन। हम प्राइमरी सेक्टर पर पहली दफा इतने सालों में इन 3 क्वार्टर्स में हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। हमारी जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है माशाल्लाह 2.8% वो पॉजिटिव में जा रही है।
आप पर एकड़ का पिछली दोनों हुकूमतों से मुकाबला करेंगे तो गंदम, चावल, दालों, आलू, इन सब की तादाद पॉजिटिव में चली गई है। और मकई की यही वो चीज थी जो हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में कर रहे थे। अभी ये बात हो रही थी कि जी अगर तो क्रॉप हुई है तो आटा क्यों महंगा हो रहा है। तो मैं इनको यही बताना चाहूंगी कि आटे के यानी गंदम के काश्तकार को आज तक जो प्राइस दी जाती थी वो 1300 रुपए दी जाती थी। आज हमने उस बेस लाइन को यानी हमारा वो जो 60% जो रूरल एरिया से जो काश्तकारी से मुंसलिक है, हमने उस बेस को 1300 से 1850 यानी 550 रुपया एक गंदम के उसके ऊपर हम अपने काश्तकार को दे रहे हैं। उसका फायदा हुआ कि हमारी रूरल इकोनॉमी जो हमारा एक सबसे पिसा हुआ तबका था जिससे डेलिबरेटली खत्म किया गया था, उसको आज 100 अरब रुपए उसके ग्रोथ में इजाफा हुआ है। इसी तरह से अगर मैं आ जाऊं कि इन्होंने बात की जीडीपी, आज हमने बिल्कुल ही जीडीपी नेगेटिव में गई थी क्योंकि पूरी दुनिया में इकोनॉमी का रिसेशन था। लेकिन आज जब पूरी दुनिया के अंदर उसी तरह से इकोनॉमी का रिसेशन है, उनकी एक्सपोर्ट कम हो रही हैं, फूड इन्फ्लेशन 40% तक ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रही है। डेट टू जीडीपी जो हमारे जैसे इमर्जिंग कंट्रीज का जो आज ऑलमोस्ट 10% था और पाकिस्तान का चेंज नहीं हुआ है। आज तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम के लिए, हम सबके लिए ये खुशी का मकाम है कि दुनिया हमें इमर्जिंग मार्केट्स में देख रही है। आज ब्लूमबर्ग और जेपी मॉर्गन ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उससे कम है। दुनिया के सरमायादारों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें। तो ये नजर आ रहा है दुनिया को कि पाकिस्तान राइज कर रहा है। तो हम ये साथ समझने चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमारी ये पिछले 3 साल की कोशिशों का समर है जो आज पाकिस्तानी अवाम को नजर आ रहा है। सही जी। इब्राहिम मुगल साहब, आपकी बातों का जवाब दिया, आप कमेंट करना। अच्छा, मैं तो जी वही बात कर रहा हूं जो मोहतरम शौकत तरीन साहब के मुंह से निकली है। मौसूफ ने अपनी एक दिखाई स्लाइड कि पाकिस्तान में इस मरतबा 57 लाख टन आलू पैदा हुआ है। ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि 57 लाख टन कभी पैदा नहीं हुआ। और उम्मीद पे इस पे किसान ने बिल्कुल, गवर्नमेंट ने किसान को कहा, मोटिवेट किया, पैदा करो, उसने कर दिया। और एवरेज जो आलू बिका किसान का वो 14 रुपए से लेके 16 रुपए किलो मिला। और सबसे ज्यादा आलू पंजाब में, पाकिस्तान का 80-85% और डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में होता है। और शौकत तरीन साहब की स्लाइड ये बता रही थी कि इस मरतबा देखे हमने 57 लाख टन आलू पैदा कर दिया। भाई कर तो दिया, लेकिन अगर 14 रुपए वाला आलू आज सारफ को 35 और 38 रुपए में मिल रहा है तो फिर ये पैदा ना होता तो फिर क्या था? ये अगर हो गया तो क्या इंपोर्ट करनी थी। दूसरी बात सुन ले, इंपोर्ट में फिर पैसे बनाते हैं। दूसरी बात सुन ले, फरमाने लगे कि जब से पाकिस्तान बना है, इसमें कोई शक नहीं, उनकी फिगर है 84 लाख टन चावल पैदा हुआ है। मान लेते हैं कपास का उन्होंने जिक्र नहीं किया, जहां हमारी 1 करोड़ 50 लाख गांठें जो थी वो 75 लाख गांठें रह गई। मुल्क का बेड़ा गर्क कपास ने किया है। और यही वजह है कि हम अब सालाना 1500 अरब रुपए की दरआमदाद कर रहे हैं ज़राअत की। जब उन्होंने ये कहा ना जी कि 84 लाख टन चावल पैदा हुआ, और चावल मोटा जो है ये भी तकरीबन ये है कि नवंबर में आ जाता है, अक्टूबर में आ जाता है। ये किसान से लिया गया था 67 रुपीज से 70 रुपए के दरमियान। और वही चावल प्रोडक्शन भरपूर है, इतनी कभी जब से पाकिस्तान बना है नहीं हुई, 84 लाख टन। और वो चावल बेच रहा है 110 से 120 रुपए किलो। बिल्कुल सही। अगर 70 रुपए किसान से ली गई चीज 3 महीने पहले अगर 120 रुपए की बेचनी है और कहना है कि प्रोडक्शन हमारी बहुत बड़ी है, ठीक है, ना किसान को फायदा उसका, ना सारफ का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आलिया साहिबा। जैसे अभी इब्राहिम साहब बात कर रहे हैं उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके एक आसान सवाल कर लेते हैं। जैसे गंदम का आपने जिक्र किया कि प्रोडक्शन ज्यादा हुई, कीमतें हमने किसानों के पैसे बढ़ा दिए, लेकिन गरीब आदमी को तो रोटी 10 रुपए की मिल रही है। नहीं मिला। पिछली दौरे हुकूमत का कंपैरिजन आप लोग करते हैं, उस दौरे हुकूमत में 5 से 6 रुपए में रोटी मिलती थी। 45 रुपए वाली गंदम का आटा अगर 70 रुपए किलो बिक रहा है तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। फिर गरीब आदमी, आवाम को क्या फायदा है? जी जी बोलिए। जी आलिया जी, सारी बातों का जवाब दे देती हूँ क्योंकि ये फिगर है कि मेरे ख्याल में आज जब हम बात करें ग्रोथ की तो हम ये इसी में बात करें कि हमारा ये बेस्ट ईयर ऑफ रिवाइवल था।
अगर आप ये सेक्टर वाइज आ जाएं और सेक्टर वाइज ये देख लें तो आपका जो ये जिस सेक्टर की ये बात करें वो इस वक्त 2.84% ग्रो कर रहा है। जब ये बात करते हैं ना, ये इनसे पूछने के गन्ने के साथ ₹100 मिलता था, उन्होंने तो गन्ना लगाना बंद कर दिया था। यानी आपको जब आपकी प्रोडक्शन जो कॉटन थी, कॉटन को तो तबाह ऐसे किया गया था कि अपनी शुगर मिलों के वहाँ पर कॉटन की पूरी फसलों को तबाह किया गया था। आज हमारी जो एक फसल जिसके अंदर और जो टेक्सटाइल हमारी बैकबोन है, जिसकी वजह से आज अगर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देखें तो हम इंशाल्लाह ताला $13 बिलियन को क्रॉस करेंगे उसके अंदर। जब मैं ये सारी बातें करती हूँ तो मैं ये कागजों पर बातें नहीं करी हूँ, आलिया साहिबा दुनिया को सिर्फ एक सेकंड में ये सारी बातों का जवाब दे रही हूँ, मैं उसकी तरफ आ रही हूँ। जब हम ये बात करते हैं ना कि जी गरीब की, तो गरीब का एहसास जितना हमें है किसी को नहीं है। यहाँ पर रोज बात की गई, कल स्टेट बैंक की भी रिपोर्ट आई, कल आपको ये भी बताया गया कि 2018 और 2021 के मुकाबले में हमारी पीकस आमदनी में तकरीबन कोई 37% इजाफा हुआ है। और ये कोई ऑन पेपर नहीं है, ये पूरी आलिया साहिबा आपका पॉइंट समझ आ गया है। आप जो पॉइंट जिस तरफ जा रही हैं वो समझ आ गया है कि फीकस आमदनी बेहतर हो गई, प्रोडक्शन बेहतर हो गई। सवाल ये था इब्राहिम मुगल साहब का, हमारा भी ये सवाल है कि इसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि महंगाई कब कम होगी, जब रेट्स जो हैं वो कब कम होंगे, ये आप कुछ बता पाएंगे? इस वक्त जो बेसिक हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े, और आप UN की रिपोर्ट पड़ी होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू कोविड फूड इन्फ्लेशन 40% ज्यादा हुई है। जब ये बार शौकत तरीन साहब की उस बजट स्पीच का जो उन्होंने कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया तो उन्होंने आपको ये बताया कि पूरी दुनिया में जब तेल की कीमतों में 143% इजाफा हुआ है तो पाकिस्तान ने उसको कंट्रोल करके सिर्फ 20% तक रखा है। इसी तरह से जब पूरी दुनिया में गंदों की कीमतों में कोई 80% इजाफा हुआ है तो इजाफा हमें बहुत मतलब हम जो नहीं करना चाहते बट हमारी मजबूरी थी। आज हम बात करें कि हम इंपोर्ट बेस्ड एग्रीकल्चर से अब सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर पर जा रहे हैं। आपको याद होगा कि आज तक इंसान से पहले राइवेंट से एहतजाज कर रहा होता था। ये सर्दी के बाद आलिया साहिबा आप वही बात कर रही हैं जिस पर हम अग्री कर चुके हैं। हम कह चुके हैं कि ठीक है, मान लिया आपकी बात कि प्रोडक्शन बेहतर की, किसानों को, इंडस्ट्रीज को बेहतर किया। सवाल बार बार ये पूछा जा रहा था कि अवाम को उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कब मिलेगा, लेकिन वो भी टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा कि 72 लाख रुपए की हम गाड़ी लेके देते हैं असिस्टेंट कमिश्नर को, 72 लाख की 2 कनाल की कोठी देते हैं, बुवर्ची ड्राइवर साहब को देते हैं, अयाशी उसकी टॉप पर है और काम उसका ये है कि वो ये जो 45 रुपए वाली गंदम का आटा 70 रुपए बिक रहा है, 70 रुपए चावल जो है 120 रुपए बिक रहा है, 40-50 रुपए किलो वाली चीनी 100 रुपए में बिक रही है, 12-13-14 रुपए वाला आलू जो है वो 35 रुपए बिक रहा है। इसका सारा फायदा कहां जा रहा है? मारा गया प्रोड्यूसर, मारा गया सारफ, दरमियान में एक मामूली सा बारीक सा तबका है, वो रात को जाके मिल बाबुओं से, बाबू उसमें हिस्सेदार है। माफिया मतलब आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, माफिया नहीं, देयर इज नो गवर्नेंस इन द कंट्री। वो कहते हैं माफिया की वजह से। और आपने माफिया, आपके दौर में ये माफिया और डेवलप हुआ। बात जाते जाते बेटा एक जवाब दे जाइएगा, जब ये हुकूमत आई तो उस वक्त कर्जा वो कहते हैं 25,000 अरब का था, मैं कहता हूं 29,000 अरब का था। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा ये 38,000 अरब का हो गया है। ये 9,000 अरब रुपए जो कर्जा है ये कहां गया? नंबर 1। इब्राहिम साहब, आपका ये सवाल सुनने से पहले कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा। और दूसरा, आप कह रहे थे कि टैक्स नहीं लगेंगे, आप थोड़ी सी बात की, जनरल लोगों को तैयार कर देना चाहिए। इस साल अभी तक इन्होंने कोई 4.2 अरब के टैक्स इकट्ठे किए हैं। जी जी, वो भी रिकॉर्ड है। हाँ, 4,200 अरब रुपए के। लेकिन अगर इन्होंने नए टैक्स नहीं लगाने तो अगले साल का टारगेट पता कितना है? 5,800 अरब रुपए। जी जी जी, वो कैसे पूरा होगा? 1,600 अरब रुपया कैसे पूरा होगा? बड़ा वैलिड सवाल है। आज पता लग जाएगा ना, आज पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा वैलिड पॉइंट है इब्राहिम साहब। आज पता लग जाएगा क्या ये बात हमारी एक्स-चेयरमैन FBR से भी बात हो रही थी और वो भी इस बात पे हंस रहे थे। बहरहाल बजट जब आएगा तभी ये जो नंबर्स का गौरव धंधा है ये अनाउंस किया जाएगा और फिर हमें समझ आएगी। इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं जी, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल जो असम्बली में हुआ, हुकूमत ने अपोजिशन के शोर शराबे में इंतखाबी इस्लाहात समेत कई बिल पास करा लिए और अपोजिशन ने क्या किया, अरकान ने कहा कि ये ब्लैक लॉज हैं, ब्लैक डे के बैनर्स हैं और फिर एहतजाज करते करते असम्बली से वॉकआउट कर दिया। और गवर्नमेंट ने क्या किया, बिल पास करा लिए। और बिल पास हुए, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक दिन में 21 बिल पास करवाए हैं गवर्नमेंट ने और ऐसा लगा कि शायद अपोजिशन वहां पर सिर्फ एहतजाज ही करती रही और फिर वॉकआउट कर गई। एक और काम किया अपोजिशन ने, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा दी है और उसकी बेस ये थी कि इन्होंने अपोजिशन ने बेसिकली 3 दफा कहा था कि कॉरम पूरा नहीं है, लेकिन स्पीकर ने इसको नजरअंदाज किया। अब ये मामला हुआ क्या, असेंबली में वॉकआउट क्यों किया गया अपोजिशन की तरफ से और आइंदा क्या करने जा रही है, क्योंकि बजट भी अब आने वाला है। पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है नफीसा शाह साहबा ने, उनसे हम जान लेते हैं। नफीसा शाह साहबा, बहुत शुक्रिया आपका आपने वक्त दिया। ये जो सिचुएशन कल नजर आई, 21 बिल एक दिन में पास होना, अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज किया, हुआ क्या था असेंबली में ऐसा? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि कल मैं मौजूद नहीं थी, हल्के में कुछ काम था मुझे, लेकिन मैंने डिटेल में देखा है कुछ और इल्म भी है कि पहले तो जो ऑर्डर्स ऑफ द डे में 80 से ज़्यादा ऑर्डर्स या पॉइंट्स थे और उनमें कई सारे ऐसी लेजिस्लेशन थे जो कमिटीज में गई ही नहीं है। उमूमन जो हमारे रूल्स हैं पार्लियामेंट के, उसमें एक बिल की, एक कानून की 3 रीडिंग्स होती है जी। और उन रीडिंग में पहले जो इंट्रोड्यूस होता है उसके बाद वो कमेटी में रीड होता है, उसके बाद वो उसकी फाइनल रीडिंग जो होती है वो फ्लोर पर आती है। ये प्रोसीजर है और सबसे डिटेल्ड उसकी सूचनी होती है कमेटी में। उसमें एक मीटिंग नहीं, कई मीटिंग दरकार है और उमूमन तरीक़ेकार ये होता है कि उसका हर लफ्ज़ जो है उसका हर शिफ्ट जो है उसकी ब्रीफिंग होती है, उसकी कभी हियरिंग होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, उसको कंपेयर किया जाता है, उसको देखा जाता है कि क्या जो फेडरल लेजिस्लेटिव हैं और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में क्लैश नहीं होगा, कोई रेपुटेशन रह नहीं है। हजार चीजें हैं जो आपको देखना होता है। कानून साजी जो है वो फॉर ऑल पर्पसेस एंड फॉर एवरीवन होती है, इंडिविजुअल के लिए नहीं होती, किसी एक मसले के लिए नहीं होती। तो इसका एक बहुत ही उसको गहरे तरीके से एग्जामिन किया जाता है। अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 साल ये लोग बैठे रहे, उन्होंने कोई कानून साजी नहीं की। जो कानून साजी की वो हमारे आए हैं ऑर्डिनेंसेस, और ऐसे ऑर्डिनेंसेस आए हैं कि हैरत होगी आपको कि किसी को शक्ल आपको पसंद नहीं है, उसको आपको हटाना है उस ओहदे से, उससे ऑर्डिनेंस। कोई आपके चमचे हैं जिनको आपको चलाना है क्योंकि ये आपके जो जाली एजेंडा है उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो उनकी आप एक्सटेंशन देंगे। ये अनहर्ड ऑफ है कि ऑर्डिनेंसेस के जरिए आप टेन्योर्ड पोजीशन कम करें। एचईसी की पोजीशन, टेन्योर्ड पोजीशन थी, वो कम की गई। प्रोसिक्यूटर नैब का जो पोजीशन एंड हो रही थी उसको कंटिन्यू की गई, महज इसलिए कि वो चाह रहे थे कि एक शख्स जो है वो चले इसी पोजीशन पर, क्योंकि वो उनके जो एजेंडा है कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं नैब के जरिए, वो जारी है। और अब नौबत ये आई कि कई ऐसे कवानीन वो लेके आए जो कमेटी पे गए ही नहीं, रूल सस्पेंड किए गए और रूल सस्पेंड करने के बाद उन्होंने वो धड़ाधड़ पास करा दी और एक ब्रेथ में पास करा दी। न उनकी मीटिंग हुई, किसी ने पढ़ा, न किसी ने समझा। ये तो गवर्नमेंट की कारकर्दगी हो गई जी, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है कि उन्होंने डिस्कशन नहीं किया या ऑर्डिनेंस लेकर आए। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जितने ऑर्डिनेंस इस गवर्नमेंट में आए तारीख में कभी नहीं आए थे और जिस तरीके से ही इसको आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन नफीसा साहिबा, ऑपोजिशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा लगा कि ये प्री बजट इजलास था, आज बजट भी ऐसे ही पास हो जाएगा और ऑपोजिशन के पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय वॉकआउट करने के। ऑपोजिशन बड़े नंबर्स में मौजूद है असेंबली के अंदर, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। गवर्नमेंट ने बिल पास कराया, शोर शराबे का कोई फायदा नहीं हुआ। जो भी तरीकेकार है हमने वहाँ सूचित की ऑपोजिशन में, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किए, पॉइंट आउट किया के पास अगर नंबर्स हैं और हमारे अगर नंबर कम है वो क्योंकि सिंपल लेजिस्लेशन है या आइन तरमीम नहीं है, तो अगर उनके पास नंबर्स है और फोरम है
तो इसके अलावा हमारे पास कोई जमहूरी कोई तरीकेकार नहीं है। नफीसा साहब, इसी तरह हम 120 दिन का धरना तो दे नहीं सकते जिससे हम पार्लियामेंट के ऊपर हमला करें, जुडिशरी पर के आगे अपनी शलवारें लटकाएं, गिरी कमी नफीसा साहब और जाके पीटीवी में जाके हमला करें। आपने कहा कि आपके पास कोई और तरीकाकार नहीं है, लेकिन कल एक तरीकाकार अपनाया अपोजिशन ने, तरीके अदम एतमाद अगेंस्ट डिप्टी स्पीकर। इस बारे क्या कहेंगी जाते जाते, अगर आप बता पाए तो? ये बिल्कुल, ये बहुत अरसे से मेरे बहस था कि ये अपोजिशन के पास एक हथियार है कि अगर सही कवानीन, सही ज़ाब्ते, सही रूल फॉलो नहीं असेंबली के चलाने में, जो कि नहीं हो रहे थे, 3 साल से नहीं हो रहे थे, और हमने काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस किया कि हम मरहलेवार डेप्यूटी जो स्पीकर है, खुद प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, ये सारे हमारे पास मौजूद है। ये आईनी तरीका है, जमहूरी तरीका है कि हम अदम एतमाद का जो है मोशन वो मूव करें और वो शायद मोशन मूव हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नफीसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी और मामले पर बात कर रही थी। लेकिन आप यकीन जानिए कि आज भी अबूजर यही होगा, जब बजट पेश किया जा रहा होगा तो आपको खुद भी अक्सर समझ ही नहीं आ रही होगी कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर बोल क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। वो तो बाद में फिर जब अपोजिशन के पास कोई तरीकाकार है नहीं है। अब अदम एतमाद उन्होंने पेश की है, लेट्स सी कि इस पर क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां एक्साइटमेंट बजट के हवाले से है, पॉलिटिकली है, वहीं पर खेल के मैदान में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। कल 2 मैचेस खेले गए जिसमें मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को हरा दिया। ये एक थोड़ा सा सरप्राइज था, कराची किंग्स की टीम ज़रा स्ट्रॉन्ग जा रही थी, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया और दूसरी फतेह जो है वो इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने नाम। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जो दूसरा मैच हुआ वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़बरदस्त। लाहौर और पेशावर के मैच में लाहौर एक बार फिर फाते रहा है, पेशावर को 10 रन से लाहौर ने हराया है। तो मेरे ख्याल में लाहौर की जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत शानदार जा रही है। आई होप कि ऐसी कंटिन्यू। मुझे लग रहा है कि लाहौर इस दफा फिर फाइनल्स में कहीं नजर आएगा, जरूर आएगा। अभी जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है इस तरह से ये लग रहा है, और जिस तरह राशिद खान नजर न लगे, हाँ ये होता है ना कि नजर न लगे किसी और भी राशिद खान उनका जिक्र इसलिए यहाँ पर करना जरूरी है कि लगातार 2 मतलब उन्होंने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच वो रहे हैं। दैट मींस कि वो एक ट्रम्प कार्ड बेसिकली हो चुके हैं लाहौर कलंदर्स के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पहले जब पोस्टपोन होने से पहले PSL हो रहा था तो राशिद खान हैड टू गो बैक, वो वापस चले गए थे, लेकिन अब चूंकि वो फ्री हैं और वो टूर्नामेंट में खेल रहे हैं तो उसका फायदा जो है वो लाहौर कलंदर्स को हो रहा है। बेन डंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया कल, उन्होंने भी 48 रन किए। उन्होंने जी बिल्कुल, उन्होंने 48 किए हैं, साथ साथ राशिद खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आई होप कि PSL के इंटरेस्टिंग मैचेस जारी रहें, क्योंकि पाकिस्तान जो सुपर लीग है वो वाकई लोग बहुत ज़्यादा शौक से देख रहे हैं, रातों को जाग के देख रहे हैं, क्योंकि दूसरा मैच जो है वो कल 11 बजे था। एनीवेज जी, आगे बढ़ेंगे और अभी हम आपसे सवाल पूछने लगे हैं, और सवाल हम आपसे पूछने लगे हैं वाउच 365 का। आसान सा सवाल सोशल मीडिया पर पोस्ट होगा, जिसका जवाब अगर आप देंगे तो आपको वाउच का 24 न्यूज़ के इस तरह से जो मेंबरशिप कार्ड है वो फ्री में मिल जाएगा। तो सवाल ये है जी कि लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच में मैन ऑफ द मैच कौन करार पाया? अभी बताया, अभी मैं जब बता रहा था तभी मैं सोच रहा था कि ये तो सवाल है तो शायद फौरी नहीं बनता, लेकिन एनीवेज अब देखते हैं आप कितनी जल्दी इसका जवाब देते हैं। और अगर आप ये जवाब दे देते हैं तो फिर आपको बहुत से फायदे होंगे। डिफरेंट ब्रांड्स में, रेस्टोरेंट्स में आपको बाय 1 गेट फ्री ऑफर है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऑफर्स हैं, डिस्काउंट वाउचर्स मिलेंगे, 15,000 प्लस कूपन्स हैं और 6,000 प्लस ब्रांड्स हैं जो कि ऑन बोर्ड हैं वाउच 365। बिल्कुल, और ये कार्ड वैलिड है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और हैदराबाद के साथ साथ एबटाबाद और भावलपुर। तो जल्दी कीजिए, सोशल मीडिया पर जाइए, फेसबुक पेज पर जाइए, इस सवाल का जवाब दीजिए और ये मेंबरशिप कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हो जाएगा और आप ढेर सारे फायदे उठा सकेंगे। जी, तो ये हुआ वाउच 365 के हवाले से। इसके साथ साथ चूंकि आज फ्राइडे है, आज हमारे प्रोग्राम का आखिरी रोज है और फिर हम मंडे को मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में मंडे को मुलाकात जो होगी तो बजट के हवाले से होगी, क्योंकि बजट बात होगी कैसा रहा। और आज थ्रू आउट द डे आप 24 न्यूज़ पर स्पेशल ट्रांसमिशन देख सकेंगे बजट के हवाले से। हमारे साथ ही रहेगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। 24 न्यूज़।